संज्ञानात्मक विकास की सबसे छोटी इकाई को स्कीमा कहते हैं। तो स्कीम्स किसको कहते हैं? से हर छोटे सबको एकत्रित करके स्कीम के संगठित रूप को ही स्कीमा कहते हैं। स्कीमा के संगठित रूप को ही स्कीम्स कहते हैं। उसी को संगठित रूप में एकत्रित करके एक पैटर्न में तैयार कर लेना, उसका एक सेट तैयार करना, उसको हम लोग दोहरा सकते हैं। उसमें हम लोग उसको हम लोग दोहरा भी सकते हैं और बदलाव भी करते हैं। स्कीम में बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताइए तो। हमारे स्कीम्स में स्कीमा में बदलाव किया जा सकता है। हम लोग अपने स्कीमा में बदलाव ला सकते हैं या नहीं? वो परिवर्तनशील होता है या नहीं? स्कीमा परिवर्तनशील होता है या नहीं? नहीं होता। स्कीमा उसमें हम लोग सीखते हैं, चीज को देख करके उसके बारे में सीखते हैं। और स्कीमा में परिवर्तन नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं हो सकता है। स्कीमा को परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं, उसमें से कुछ घटा सकते हैं, उसको हस्तांतरित कर सकते हैं, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब स्कीमा नहीं बताए थे? हाँ, स्कीम में भी कर सकते हैं, स्कीमा में। हाँ, स्कीम में भी हम लोग बदलाव कर सकते हैं। अब डेली हम लोग स्कूल जाते हैं, बैग पैक करते हैं, रूटीन के अनुसार तैयार होते हैं, उसके में भी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले आप हमको बताएंगी कि आत्मसात्करण क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन याद है। एसिमिलेशन क्या होता है? कोई भी बताइए, पूजा जी, गायत्री जी, निशांत जी, इनको पता है एसिमिलेशन? आत्मसात्करण। कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई, तो हम सुनने की कोशिश करें, कोई तो कुछ बोले। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब एकदम साइलेंट में है, साइलेंट मोड में सब चले गए, ऐसा लगता है सबको म्यूट कर दिया गया है। आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, आत्मसात्करण का दूसरा नाम क्या है पहले ये बता दीजिए। आत्मसात्करण का दूसरा नाम क्या है? क्या है निशांत जी? आत्मसात्करण सम्मेलन सम्मेलन है मैम। सम्मिलन है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एसिमिलेशन। चलिए एसिमिलेशन को कौन डिफाइन करेंगे? एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, कौन समझाएंगे? मैम इसमें पुराने ज्ञान को पुरानी समस्या से जो हम सीखते हैं वो नई समस्या में हम इसको नई समस्या में इसको पुराने ज्ञान को हम लोग जोड़ के कुछ उसे सुधारने की कोशिश करते हैं मैम। आप बता नहीं पा रहे हैं। पुराने अनुभवों के द्वारा, ठीक है, नई आने वाली समस्या के समाधान में इसका प्रयोग किया जाता है। और जिस प्रकार पुराने अनुभव हम लोग के जो पुराने अनुभव होते हैं, हूबहू उसी रूप में हम लोग क्या करते हैं, नई आने वाली समस्या में हम लोग इसका समाधान में उसका प्रयोग करते हैं। वो हम लोग का कहलाता है आत्मसात्करण। उसमें हम लोग नवीनीकरण नहीं करते हैं, किसी चीज में बदलाव नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। और समायोजन किसे कहेंगे? जब हम लोग पुराने अनुभव के माध्यम से नई आने वाली परिस्थिति या समस्याओं के समाधान के लिए पुराने अनुभव का प्रयोग करते हैं, और क्या होता है कि पुराने अनुभव से काम नहीं चलता है या पुराने अनुभव से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तब उस परिस्थिति में हम लोग पुराने अनुभवों में किसी प्रकार का कोई बदलाव लाते हैं। ठीक है, किसी नवीनीकरण को जोड़ते हैं, किसी नई चीजों को जोड़ दिए, किसी प्रकार का बदलाव ला दिए, इस प्रकार हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं या फिर नई आने वाली नई परिस्थिति में समायोजन करते हैं। वह हम लोगों का क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? समायोजन। ठीक है, जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, एक बच्ची जो है वो पहली बार वातावरण में
आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखी। तो उसके पिता ने इसको बताया कि देखो वह पक्षी है, वह आसमान में उड़ रही है। ठीक है। सेकेंड टाइम वही बच्ची जो है दूसरी बार आसमान में पतंग उड़ते हुए देखती है। किसको उड़ते हुए देख रही है? पतंग को उड़ते हुए देख रही है, लेकिन वो पतंग से परिचित नहीं है कि यह पतंग है। वो पतंग को उड़ते हुए देखते हुए भी क्या क्या बोल रही है कि देखो पापा आसमान में पक्षी उड़ रही है। आसमान में पक्षी, पतंग को ही पक्षी बोल रही है। यानी कि उसके सामने जो नई परिस्थिति आई, नई चीजें आई, उसको भी वह अपने पुराने अनुभव से हूबहू जोड़ रही है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला रही है। ठीक है। तो जब वह पुराने अनुभव को उसमें हूबहू जोड़ रही है तो ये हो गया आत्मसातकरण। ठीक है। यहाँ ये हम लोग का सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बच्ची जो है पक्षी पतंग को उड़ते हुए देखकर बच्ची कहती है कि आसमान में पक्षी उड़ रही है। उसके पिता के कहने पर कि नहीं यह पक्षी नहीं है, यह पतंग है। ठीक है। पापा उसके क्या कहते हैं कि यह पक्षी नहीं, यह पतंग है। अगर वो बच्ची अपने पापा के बातों को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, कहती है कि ओ यह पक्षी नहीं पतंग है, उसमें बदलाव ला रही है, अपने पुराने अनुभव में बदलाव लाई, उसमें कुछ नवीनीकरण को जोड़ी, तब वह समायोजन हो गया। लेकिन अगर बच्ची कहती है कि आसमान में, उसके पापा के कहने के बाद भी अभी भी वह अपने पुराने विचारों पर ही कायम है कि नहीं आसमान में पक्षी ही उड़ रही है, तो वह क्या है? उसका आत्मसातकरण है। अगर वो अपने पापा के बातों को मान लेती है तो समायोजन है, और नहीं मानती है, अपने पुराने अनुभव पे ही टिकी रहती है, तो वह आत्मसातकरण हो गया। इस टाइप से घुमाकर क्वेश्चन आता है। ठीक है। आसमान में पक्षी को उड़ते हुए देखकर बच्ची जो है पतंग को भी पक्षी समझ लेती है और कहती है कि आसमान में पक्षी उड़ रही है। लेकिन पापा के कहने पर जब वो उसको स्वीकार कर लेती है तो वो हम लोग का समायोजन कहलाएगा, और जब स्वीकार नहीं करती है, अपनी ही बात पर रहती है, अपने पुराने अनुभव पर रहती है, तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण। ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम। नहीं हुआ? हुआ मैम। गायत्री जी नहीं हुआ क्लियर? हो गया मैम। कोई बोले नो मैम। पूजा जी आप बोलिए क्या? नहीं मैम, हम बोले हो गया। अच्छा चलिए अब हम लोग न्यू स्टार्ट करें। अब हम लोग प्याजा जी का 4 फोल्डर थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हम लोग का क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था, जिसको हम लोग इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं, जिसको पेशी अवस्था भी कहते हैं, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक और क्या नाम है हम लोग का? इंद्रजनित गामक अवस्था, पेशी अवस्था और प्रेरक अवस्था, इसको प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। तो इसका नाम सेंसरी मोटर स्टेज या इंद्रजनित गामक अवस्था या प्रेरक अवस्था इसलिए पड़ा कि इस स्टेज में बच्चे जो हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ही अपने इन्वायरमेंटल के सारे मैसेजेस को कलेक्ट करते हैं, आसपास जो कुछ भी है। ठीक है। इस स्टेज में बच्चे अपना सेंस ऑर्गन का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। आसपास जो कुछ भी है एनवायरमेंट में, उन सब चीजों को अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि इस समय बच्चों का बहुत ज्यादा जो है सर्वांगीण विकास नहीं हुआ रहता है, बच्चों के पास भाषाई विकास नहीं होता है, शारीरिक विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ रहता है। ठीक है। तो बच्चों को कहीं आसपास अगर मान लीजिए ये कुछ पशु पक्षी दिख गए हैं तो आंखों के द्वारा उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए कुछ गर्म चीज है, उसके स्किन पे टच हो गया तो स्किन के द्वारा उसको फील कर रहे हैं। तो ये सेंस ऑर्गन के थ्रू ही बच्चे जो है सूचनाओं को, अपने आसपास के वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। तो गामक क्रियाएं और सूचनाओं को प्राप्त करके क्या करते हैं? गामक क्रियाएं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गर्म चीज बच्चा टच कर लिया, तो उसको फील हुआ स्किन के थ्रू कि ये गर्म है, ये वस्तु गर्म है, ऐसे उसको जलन हुआ या फिर जल गया हुआ, तो तुरंत वो हाथ को हटाएगा या फिर रोने लगेगा। तो इस प्रकार की गामक क्रियाएं जो है वो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ही करता है। ठीक है। सेंस ऑर्गन के थ्रू मैसेज को कलेक्ट किया, मैसेज कलेक्ट करने के बाद फिर रिएक्शन देगा अपने शारीरिक अंगों, अंग प्रत्यंगों के द्वारा। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसलिए इसको कहते हैं सेंस ऑर्गन 0 से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था। अब ये बोल रहा है कि इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं उनकी इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में यानी कि शारीरिक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। जितने भी बालक मानसिक क्रियाएं करेंगे, मेंटल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से बच्चा उस स्टेज में बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं कर पाता है। स्टेज के अनुसार ही ना बच्चे में मानसिक विकास होगा, बढ़ेगा, उसकी क्षमताएं बढ़ेगी, समझ का निर्माण होगा।
तो बच्चा क्या करता है, इंद्र जनित गामक क्रियाओं के रूप में, अपने शारीरिक क्रियाओं के रूप में वो क्या करता है, उसको संपन्न करता है। पहले सेंस ऑर्गन के थ्रू कलेक्ट करेगा मैसेज, इसके बाद शारीरिक क्रियाओं के थ्रू एक्टिविटी करके भूख लगने पे रोता है, ठीक है, गर्म लगने पे रोएगा या फिर फट से हाथ हटाएगा। तो ये सारी शारीरिक क्रियाएं बालक करता है। यदि बच्चे को भूख लगती है तो इस बात को वह रोकर प्रकट करेगा। देखिए, ठीक है, भूख लगने पर किसी भी वस्तु को जो उसे चाहिए उसे दिखाकर या संकेत के द्वारा बताएगा बच्चा, क्योंकि बच्चे के पास अभी भाषाई विकास नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चे अपने वातावरण को इंद्रजनित गामक क्रिया तथा शारीरिक अनुभव के माध्यम से ही जानते हैं। जो भी करेंगे अपने शारीरिक अनुभव के माध्यम से, हाथों से इशारा करेंगे या फिर हाथों से इशारा करेंगे, आंख से इशारा करेंगे या फिर उस वस्तु को ले जाकर दिखाएंगे। इस प्रकार वह बच्चे शारीरिक रूप से क्रियात्मक कार्य करके अपने बड़ों को सूचित करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। भूख लगेगी तो रोएंगे, खुश हो जाएंगे तो खिलखिलाकर हंसेंगे, डर जाएंगे तो चेहरे का एक्सप्रेशन से उनका पता चल जाएगा। तो ये सारी गामक क्रियाओं के माध्यम से बच्चे हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में शिशुओं के अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से इधर उधर करना, अपना देखिएगा बॉडी को इधर उधर, छोटा बच्चा जो है 6 महीने से पहले का बच्चा जिसको बैठने तक नहीं आता है, देखिएगा वो पलटी मारना सीख जाएगा ना, तो वो बेड पे पूरी तरह से पलटी मार मार के पूरा बेड घूमते रहेगा बच्चा। और उस स्टेज में बच्चों में बेड से गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। वो बच्चों का क्या है, वो बच्चों का गामक क्रिया है। ठीक है, बच्चा एक जगह स्थिर नहीं होना चाहता है, बच्चा इस स्थिति में बहुत असहाय रहता है, वो चाहता है जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना, चलना फिरना, अपने सारे क्रियाकलाप खुद से करना। तो जितना जल्दी एक्टिव होगा ना, उछल कूद करेगा, इधर उधर घूमेगा, बेड से गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, किसी चीज को पकड़ने की संभावना। देखिएगा जब बच्चे चलने लगते हैं या गुटक कर भी चलने लगते हैं तो सामानों को इधर उधर हटाकर छुपा के रखा जाता है। क्यों? कि कहीं बच्चा गर्म वस्तु है तो उसको छू ना दे, या फिर कोई धारदार चीज है तो उसको हाथ से पकड़ ना ले। तो ये सब चीजों को बच्चों से दूर करके हटा कर रखा जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शारीरिक रूप से क्रियाएं बहुत ज्यादा करते हैं। तो वस्तुओं को पहचान करना, किसी चीज को पकड़ना, प्राय उसे मुंह में डालकर अध्ययन करना, ये सब की सब क्रियाएं जो है हम लोग का क्या होता है, गामक क्रिया के अंतर्गत आएगा। किसी भी वस्तु को देखिएगा, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ना बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज आखिर वो है तो है क्या, और उसकी जांच पड़ताल जो है बच्चा उस स्टेज में किसी भी चीज को, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो खेलने की चीज हो, चाहे कुछ भी हो, खिलौना हो, वो सीधे उठा के मुंह में डाले और मुंह में डाल के उसका टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये वास्तव में है क्या, और मुंह में डाल के ही उसको जांचेंगे परखेंगे कि है क्या। इसके बाद उसको अनुभव हो जाएगा कि अरे ये तो करेला है, अरे ये तो मिर्ची है। ठीक है, जो भी चीज रहेगा वो सीधे मुंह में डालेंगे। आप लोग को एक एग्जाम्पल बताते हैं। मेरी चाची का लड़का छोटा सा था, कैशोरावस्था के उम्र में होगा वो, तो वो जो लाल वाला कीड़ा होता है जिसको छू देने से गोल सिक्के की तरह बन जाता है, उस कीड़े को वो छुआ, छूने से वो गोल बन गया, वो उसको उठाया और उठा के सीधे मुंह में रख लिया। तो इतने उम्र के बच्चे, जो छोटे उम्र के बच्चे जो होते हैं, वो प्राय इस प्रकार की शारीरिक गामक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, और वो उसको मुंह में भरा हुआ है, काफी देर से उसको मुंह में रखा हुआ है, वो खा भी नहीं रहा है। हाँ, फिर उसको देखा गया तो फिर उसको निकाल के फेंका गया। होता है, बच्चे ऐसे करते हैं। कुछ भी चीज होगा, बच्चे देखिएगा, ईंटा पत्थर मिट्टी सब बच्चे मुंह में डाल देते हैं। देखिए, संवेदीय पेशी अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास जो है हम लोग 6 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। संवेदीय पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था, इसको हम लोग 6 भागों में बांटेंगे। ये हम लोग का 4 फोल्डेड थ्योरी का पहला भाग है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। इस सेंसरी मोटर स्टेज को हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं, 6 भागों में। पहला जो भाग होता है हम लोग का, आप लोग को पूरा का पूरा इसका पीडीएफ मिल गया है ना? आप लोगों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा पीडीएफ मिला है? नो मैम। नो मैम। नहीं मिला है? हम पीडीएफ भेज दिए थे नवदीन सर को। हाँ? आप लोग अपने मेल पे चेक की हैं? यस मैम। मैम दोबारा से मेल मांग लीजिए, है ना, बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि नया जुड़ा हुआ है, उसका मेल नहीं है। ठीक है, तो दोबारा से लोग मेल कर देगा व्हाट्सएप पे, सब चल जाएगा उन लोगों का। आप लोग व्हाट्सएप में मेल कर दीजिए, ठीक है। और इसको एक बार जो है, जो भी टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाने के लिए बोलते हैं, उसको एक बार कम से कम एक बार पढ़ के आइए, तो वो चीज अच्छे से समझ में आएगा। जिनका मेल आप लोग जो नए, जैसे गायत्री जी हैं, पूजा जी हैं, आप लोग फिर से व्हाट्सएप में अपना मेल आईडी भेज दीजिएगा। ठीक है, निशांत जी का तो होगा,
तो शुरू से जुड़े हुए हैं। और विनीता जी आज नहीं जुड़ी है, देखिए 2-3 दिन से जुड़ रही थी, आज नहीं जुड़ी है। तो चलिए इस बौद्धिक विकास और संज्ञानात्मक विकास को हम लोग 6 भागों में डिवाइड कर आज ठीक है जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, कल मेल भेज दीजिएगा, तो जो हम कल आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग इसको भागों में बांटेंगे तो सबसे पहला हम लोग का स्टेप होता है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, यानी कि आप कुछ करेंगे, आपके रिफ्लेक्शन में वो कुछ ना कुछ करेगा, आपको कोई ना कोई एक्टिविटीज वो रिटर्न में आपको करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। देखिए ये स्टेज होता है हम लोग का 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको 6 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। तो पहला जो हम लोग का प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो है, यह हम लोग का मात्र 30 दिनों की अवस्था कहलाता है। बच्चा जो है जन्म लेता है और जन्म लेने से 1 मंथ तक का जब तक होता है ना, बस वो 30 दिन की अवस्था को ही हम लोग प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन ही करेगा। ठीक है, जो भी करेंगे उसके बदले वो रिफ्लेक्ट करके हमको कुछ दिखाएगा। बच्चे को भूख लगेगी, जो भी एहसास होगा उसके बदले वो रिफ्लेक्शन देगा। बच्चे को भूख लगेगी, रिफ्लेक्ट क्या करेगा, रोएगा। ठीक है, बच्चे को किसी चीज की तकलीफ है, रोएगा। बच्चा डर गया, रोएगा। मतलब ज्यादातर बच्चा जो है रिफ्लेक्स एक्शन ही इस स्टेज में करता है, क्योंकि इस स्टेज में मात्र 30 दिन की अवस्था में बच्चा क्या करेगा, तो रिफ्लेक्स एक्शन ही बच्चा मोस्टली इसमें करता है। और इन प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त सबसे ज्यादा प्रबल होता है। छोटे बच्चों को देखिएगा, कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती है ना जो बच्चों में जन्मजात होती है, उसमें बच्चों को कुछ बताया नहीं जाता है या सिखाया नहीं जाता है। उनके मुंह में दूध का बॉटल दे दीजिएगा, बच्चा खुद ब खुद उसको चूसना स्टार्ट कर देगा। ये प्रतिवर्त, उसको भूख लग रही है और भूख लगने के साथ साथ अगर मुंह में बॉटल चला गया बच्चे के मुंह में, तो वो तुरंत उसमें अपना एक्टिविटीज स्टार्ट कर देगा, तुरंत उसको चूसना शुरू कर देगा। उसको कोई सिखाता नहीं। ठीक है, ये उसकी जन्मजात क्षमता होती है। जैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होने की, अपने इन्वायरमेंटल में अनुकूलित होने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है, उसी तरह से ये क्रियाएं भी बच्चों में जन्मजात होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में निशांत जी कहाँ चलेगा, इस अवस्था में बच्चों में क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटीज हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। कुछ भी क्रिया होगा उसके बदले वो क्या करेगा, रिएक्शन देगा। उसको भूख लगेगी, रिएक्शन देगा। वो उसका नेपी गीला हो गया है, चाहे कुछ हो गया है, वो उसके बदले रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसको वो डर गया है किसी चीज से, उसके बदले वो रिएक्ट करेगा। वो बहुत खुश हो गया है, उसके बदले वो रिएक्ट करेगा। तो हर एक का वो रिएक्शन वहां पे ऑपोजिट में रिएक्शन देगा। यही प्रतिवर्त क्रियाओं में होता है। ये फर्स्ट स्टेज है, याद रहेगा ना। सेकंड बोल रहा है सिर्फ 30 दिन, मात्र 30 दिन का बच्चा होता है तो ये रिफ्लेक्स एक्शन करता है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखिए होता कब से कब तक है। 30 दिन का तो उधर हो गया, बच्चा 1 महीने का हो गया। अब 1 से लेकर 4 महीने तक के बच्चों में ये क्या होता है, 1 महीने से 4 महीने तक के बच्चों में ये प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशुओं के प्रति प्रतिक्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित हो जाती है। अब जिस 30 दिन में जो रिएक्शन दे रहा है ना, अब थोड़ा बहुत हमको उसमें क्या दिखेगा, परिवर्तन दिखेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अब उसका संज्ञान बन रहा है ना किसी भी चीज के प्रति। दूध का बॉटल देखते ही बच्चा जो है रो रहा था, भूख से रो रहा था, चटपटा रहा था। दूध का बॉटल देखते ही बच्चा शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, क्योंकि धीरे धीरे देखते देखते बच्चे का समझ बन गया कि वो दूध है, वो हम पिएंगे मेरा भूख शांत हो जाएगा, मेरा भूख मिट जाएगा। तो समझ का निर्माण उसका धीरे 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 में वह बन जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब वो जो कुछ भी रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, वो उसमें थोड़ा हम लोग को बदलाव दिखेगा। दोहराई जाती है किसी भी चीज को, बच्चा क्या करेगा, दोहराएगा, रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, और दूसरों के साथ समन्वित हो जाता है। और दूसरों के साथ बच्चा क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा। 30 दिन में बच्चा दूसरों के साथ बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, उनका सेंस ऑर्गन भी उतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा। ताली आप बजाएंगे इधर, बच्चा देख रहा है उधर, तो समझ ही नहीं आ रहा कि ताली का साउंड आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो
30 दिन के बाद बच्चों में ये थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें दिखते हैं। इन व्यवहारों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख यानी कि प्राइमरी। यही सारे व्यवहार जब बच्चा जो है अब थोड़ा बहुत जो है दोहराने की प्रवृत्ति कर रहा है, ठीक है, हमारे चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहते हैं, क्योंकि वे उनकी शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं। अब बच्चा जो है ना, देखिएगा अपना हाथ पैर भी बहुत ज्यादा हिलाएगा, बार 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 पूरे हाथ पैर को वो हिलाने की कोशिश करेगा, पैर को बेड पे पटकने की कोशिश करेगा। तो ये हम लोग का बार बार ये क्रिया होती रहती है। वो रिपीट करते रहेगा, उसको दोहराते रहेगा बार बार, ठीक है। और उन्हें वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें दोहराया जाता है। प्रमुख इसलिए होता है क्योंकि वो प्राइमरी लेवल का हो गया, फर्स्ट बच्चा एक्शन कर रहा है। और वृत्तीय इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्रिया को बच्चा बार बार दोहरा रहा है। अब बेड पे पैर पटक रहा है और बच्चे ऐसा क्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इसको करने में मजा आता है, आनंद आता है, इसीलिए बच्चा बार बार बेड पे को पटकेगा, या फिर ऐसे 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 हाथों को करेगा, या फिर हुंकारी भी मारेगा ना, तो बार बार हुंकारी मारते रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आपका बेबी होगा तो नोटिस की होंगी, तो वो हुंकारी मारते रहता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह के प्रतिवर्त क्रियाएं बच्चा करते हैं। तो ये था हम लोग का दूसरा। पहला था हम लोग का प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जो कि मात्र 30 दिन का होता है। इसमें बच्चों में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ही ज्यादा होती है, यानी कि किसी भी एक्शन के प्रति वो रिएक्शन करेंगे। दूसरा हम लोग का क्या होता है, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें बच्चों में क्या होता है, 1 से 4 महीने की अवस्था। इसमें बच्चे जो है किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने का कार्य करते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों का, गायत्री जी, पूजा जी? यस मैम। तीसरा है हम लोग का, थर्ड स्टेज है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसको हम लोग स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था को हम लोग कब से कब तक का, वहां पे 1 से 4 महीने का था, अब 4 महीने से 8 महीने तक के बच्चे जो हैं इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, सेकेंडरी सर्कुलर हम लोग का रिएक्शन, ठीक है। कितना से कितना, 4 से 8 महीने का। तो इस अवधि में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा चूसने पर अपना अधिक ध्यान देते हैं। अब क्या है, 4 से 8 महीने का बच्चा जो है बैठना जान जाएगा, गुटक के चलना सीख जाता है ना। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 8 महीने के अंदर में चलना सीखते हैं। तो लेकिन माओ बनकर चलना सीख जाएंगे, गुटक कर चलना सीख जाएंगे, किसी वस्तु को पकड़कर खड़ा होना सीख जाएंगे, ठीक है, अपने आप को किसी वस्तु को पकड़ने का उनका समझ बन जाता है। अब उनको जो भी आसपास की वस्तुएं मिलेगी उसको क्या करेंगे, उसको जाके पकड़ेंगे, उसको उलट पुलट कर देखेंगे, उसको जांचने पकड़ परखने का काम करते हैं, क्योंकि वातावरण के लिए हर एक चीज उनके लिए क्या है, नया है। जिस भी चीज से इंटरेक्ट हो रहे हैं सब चीज उनके लिए नई है। तो वो है क्या, उनके अंदर बहुत ज्यादा ये होता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होता है, क्या है वो, उसको देखना है, उसको चेक करना है, उसको मुंह में डाल के देखेंगे, उसको उलट पुलट कर देखेंगे, उसको फेंक कर देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो उलटने पलटने का कार्य है। इन सब में बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेज में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और अपने शरीर के प्रति अप्रतिवर्त क्रियाओं इसके अलावा वह जानबूझकर अच्छा, देखिए पहले स्टेज में क्या होता था, शारीरिक हाथ पैर को पटकना, ये सारी क्रिया, अपने शरीर के प्रति उनका ज्यादा ध्यान रहता था। पैर को पकड़ेंगे, अंगूठे को चूसेंगे, पैर के अंगूठे को चूसेंगे, वो सारी क्रिया करेंगे। अब उनका क्योंकि अब उठने बैठने लगे हैं, सामान में आगे पीछे घर में हर चीज वस्तुएं दिखने लगी है, तो उन सबको पकड़ना, उलटना पलटना, चेक करना क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें करेंगे। और बच्चे जो है ऐसी क्रियाएं ज्यादा करते हैं जिसको करने में उनको मजा आता है। छोटे बच्चों को देखिएगा, मुंह से जब हम लोग फुर फुर का आवाज निकालते हैं तो वो भी देखा देखी निकालेंगे और बार बार रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि उस कार्य में उनको क्या होता है, मजा आता है, ठीक है। ताली बजाइएगा तो बच्चे खूब खिलखिलाकर हंसते हैं, और बार बार आपको मतलब संकेत के द्वारा बताएंगे कि बार बार ताली बजाओ कि हम हंसेंगे। तो वो सब क्रिया में बच्चों को क्या आता है, मजा आता है। तो वो आपको संकेत के माध्यम से बताने की कोशिश करता है कि ऐसी क्रिया करो ताकि हम हंसे। तो ऐसी क्रियाएं बच्चे करते हैं जिस क्रिया को करने में बच्चों को क्या आता है, मजा आता है, जो उसके सुनने या करने में रोचक या मनोरंजक लगता है। उसको सुनने में अच्छा लग रहा है, वो बार बार उसी क्रिया को दोहराएगा। उसको करने में अच्छा लग रहा है, उसको खिलौना को पटक पटक के दौड़ने में अच्छा लग रहा है, वो बार बार खिलौने को पटक पटक के तोड़ेगा।
ठीक है। तो जो क्रियाएं करने में उसको रोचक लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, वो क्रियाओं को वो बार बार क्या करता है, दोहराता है। ये था हम लोग का थर्ड। चौथा है हम लोग का गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। चौथा क्या है, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जिसको कहते हैं हम लोग का स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, स्कीमा नहीं स्कीमेटा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, इसको हम लोग इस स्टेज को कहते हैं इंग्लिश में। ये अवस्था हम लोग का होता है 8 महीने से शुरू होता है और 12 महीने तक की अवधि तक, यानी कि बच्चा कितने साल का हो गया, 1 साल का। 8 महीने से शुरू होकर 12 महीने की अवधि तक यह स्टेज चलता है। क्या होता है, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी स्कीमेटा, ये स्टेज होता है। और इस स्टेज को हम लोग 8 से 12 महीने की अवस्था कहते हैं। इस अवधि में बालक जो है उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर लेता है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं इस स्टेज में बच्चे में बहुत कुछ आ जाता है। देखिए क्या क्या आता है। इस स्टेज को हम लोग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी कहते हैं। इस स्टेज को हम लोग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी कहा जाता है इस स्टेज को। 8 महीने से 12 महीने का बच्चा हो गया, लगभग साल भर का बच्चा हो गया, साल भर का हो गया बच्चा। अब बच्चा जो है ना, मान लीजिए बच्चे को इस पेन से खेलना अच्छा लगता है, इस पेन को आप कहीं छुपा दिए, इस पेन को आप कहीं छुपा दिए, बच्चा हर जगह उसको ढूंढेगा, तकिया के नीचे, अलमीरा में, कबर्ड में, बेड के नीचे झुक झुक के खोजने की कोशिश करेगा। इसी को कहते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बच्चा क्या करेगा, हर जगह उसको खोजने की कोशिश करेगा। इसका लक्ष्य क्या है, इस पेन को प्राप्त करना, इस पेन को खोजना। अब इसके लिए वो हर जगह ढूंढेगा। उसका माइंड कितना देखिए काम कर रहा है कि यहाँ तकिया के नीचे हो सकता है, बेड के नीचे हो सकता है, ड्रॉर में हो सकता है, उसको खोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। या फिर बेड के नीचे हो सकता है, बेड के नीचे झुक के देखने की कोशिश करेगा। उस वस्तु को खोजने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहेगा जब तक कि वो वस्तु से उसको मिल ना जाए। मान लीजिए कोई खिलौना है उसका, उसको आप तकिए के नीचे छिपा दिए, तो बच्चा आके तकिए के नीचे उसको ढूंढेगा, ठीक है। बच्चा आपसे काफी दूर है, बैठा हुआ है, और आपने उसी के सामने उसके खिलौने को क्या किया, तकिए के नीचे छुपा दिया। बच्चा वहां से आएगा दौड़े दौड़े और तकिए के नीचे उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको कहते हैं हम लोग गोल ओरिएंटेड और डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अपने लक्ष्य की खोज के लिए बच्चा जो है निरंतर क्या रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा इस स्टेज में। यानी कि इस स्टेज में बच्चों में ये गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ गया बच्चों में, मात्र साल भर की उम्र, ये हम लोग का कौन सा था, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। तो पहले ही अवस्था में बच्चों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वो आ जाती है, ठीक है। देखिए दिया क्या है और इसमें, तो इस अवधि में बालक उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जो भी उसका उद्देश्य है, ठीक है, अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, ठीक है। आप लोग को शायद एक वीडियो देखे होंगे, बहुत वायरल हुआ था एक वीडियो। एक छोटा बच्चा था, बेबी था, फॉरेन कंट्री का था, उसको बेड पे बैठा दिया गया था, उसका कुछ वस्तु हटा दिया गया, तो उस बच्चे को बेड से उतरना था अपने गोल तक पहुंचने के लिए। कहाँ तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। तो वो बच्चा बेड से उतरे, कैसे उतरेगा, तो गिर जाएगा। तो क्या करता है, पहले पिलो को गिराता है, एक पिलो को, और फिर उतरने की कोशिश करता है। वो बच्चा नहीं उतर पाता है। फिर क्या करता है, दूसरा पिलो उसके ऊपर गिराता है और फिर उतरने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं उतर पाता है। फिर वहां पे एक कुशन रखा हुआ था, उस कुशन को गिराता है और तब पैर रखता है, तो देखता है कि कुशन तक उसका पैर पहुंच गया, और फिर बच्चा फट से उतर जाता है और उतर के अपने गोल तक पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं गोल और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि लक्ष्य निर्देशित गुण। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बच्चा जो है क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है पूजा जी, गायत्री जी? यस यस मैम। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि किसी खिलौने को किसी चीज से कवर कर दिया जाए या छिपा दिया जाए, तो उसके लिए वस्तु को इधर उधर हटाएगा बच्चा, उसका खोज जारी रखेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लक्ष्य निर्देशित गुण, या फिर हम लोग का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। इस अवस्था में शिशु वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी करना प्रारंभ करता है। देखिए कौन कौन से गुण आ गए बच्चों में इसी स्टेज में। हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज के गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था में ही। जरूरी नहीं है कि आप लोगों का गोल ओरिएंटल और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है बच्चों में किस स्टेज में आता है, वहां पे सेंसरी मोटर स्टेज भी दे देगा। और सेंसरी मोटर स्टेज के अलावा गौण स्कीमेटा के
के समन्वय की अवस्था भी दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था ना दे के ऑप्शन में केवल सेंसरी मोटर स्टेज दे दे तो ये तो उसी के अंतर्गत आ रहा है ना, तो हम लोग उसको भी ऑप्शन में मोस्टली सेंसरी मोटर स्टेज ही देता है, इसका 6 भागों का नाम नहीं देता है। और अगर दे तो याद रखिएगा कि ये हम लोग का चौथा है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, इसमें बच्चों में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। साथ ही साथ और कौन सा आ जाता है, आदत आ जाता है अनुकरण करने की क्षमता। आप जो करोगे जैसा करोगे बच्चा देख के वैसा ही नकल करेगा, अनुकरण करेगा आपका। ठीक है, समझ में आया? इसको कहते हैं अनुकरण करने की। वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी करना प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में जो स्कीमा सीखते हैं उसका वे एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में समानीकरण करने का भी प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी एक चीज के प्रति उसका जो स्कीमा बन गया है, उसकी जो समझ बन गई है, कोई दूसरी परिस्थिति आएगी ना, तो अब उस परिस्थिति के लिए क्या करेंगे, इस स्कीमा का वो इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं बच्चे। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की समस्या का समाधान के लिए बच्चे इस स्कीमा का उपयोग इस स्कीमा में कर सकते हैं, इस समस्या के समाधान में करते हैं। इस स्टेज के बच्चे इतना इनका बुद्धि होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करेला को मुंह में रख लिए, करेला तीखा है, मिर्च को मुंह में रख लिए, मिर्च तीखा है। दोबारा जब उनको खाना दिया जाएगा और मिर्च जैसा कोई चीज देगा तो वो अपने पुराने अनुभव का यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उस चीज को नहीं खाएंगे। ठीक है, एक छोटा बच्चा को आप पहले मिर्च खिला दीजिए फर्स्ट टाइम, वो फट से काट लेगा, दांत से खा लेगा। सेकेंड टाइम दीजिए, वो खाएगा? नहीं खाएगा। चाहे उसके मुंह में करेला दे दीजिए, चाहे उसके मुंह में कुछ तीखी वस्तु दे दीजिए, सेकेंड टाइम वो चीज नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसका स्कीमा उसके लिए बन चुका है, वहां पे उसकी समझ बन गई कि ये तीखा है, इसको खाने से मेरे मुंह में तीखा लगता है। दूसरी टाइम जब भी उसके सामने वो चीज रखिएगा, उसकी समझ बन चुकी है, वो उस चीज का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक डरावना खिलौना है, एक खिलौना है जिसको जैसे ही चाबी देते ही वो खिलौना जो है नाचने लगता है और बच्चा जो म्यूजिक बजने लगता है, बच्चा देख के डर जाता है। पहली बार जब वो बच्चा देखेगा तो बड़ा खुश खुश उसको दे, जैसे ही खिलौना स्टार्ट हो जाएगा डर जाएगा। दोबारा उस खिलौना को सामने उसके लाइए, वो देखते ही रोने लगेगा, उसको स्टार्ट ही नहीं करना, क्योंकि उसका स्कीमा बन चुका है उसके माइंड में कि ये क्या है, ये हमारे लिए खतरनाक है, ये हमको डरा देता है। इसीलिए बच्चा क्या है, पहले ही सचेत हो जाएगा, उसको चालू ही नहीं करने देगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कि एक परिस्थिति एक स्कीमा के द्वारा दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करना। तो क्या करता है बच्चा, वे परिस्थितियों से दूसरी परिस्थिति में समानीकरण करना भी सीख जाता है। अब समानीकरण कर रहा, समानीकरण करने का मतलब क्या, देख रहा है कि समानता निकाल रहा है कि अरे यही वही खिलाना है जिसको के देखते ही हमको भयानक आवाज निकलता है, हम डर जाते हैं, समानीकरण करना है। ठीक है, इस वजह से वह उसका प्रयोग नहीं करता है। तो ये था हम लोग का चौथा। ठीक है, इस स्टेज में कौन कौन से बच्चे में गुण आया, एक तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आया, दूसरा अनुकरण करने की क्षमता आया, और तीसरा समानीकरण करने की भी क्षमता आया। अपने पुराने स्कीमा के द्वारा नए स्कीमा में समानीकरण करने की क्षमता बच्चे में आ गया, आया, 3 गुण आया। चलिए आगे देखिए, और भी बहुत सारे गुण बच्चों में इस स्टेज में आ जाते हैं। पांचवा बोल रहा है कि तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं 12 से 18 वर्ष महीने की अवस्था। ठीक है, पहला क्या था हम लोग का, मात्र 30 दिन की अवस्था, दूसरा था 1 महीने से 4 महीने की अवस्था, तीसरा 4 से 8 महीने की अवस्था, और 8 से 12 महीने की अवस्था। अब हो रहा है 12 से 18 महीने तक की अवस्था। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक शिशुओं वस्तुओं के गुणों को प्रयास और त्रुटि विधि के से सीखने की कोशिश करता है। ये हम लोग अधिगम एक चैप्टर पढ़ेंगे, लर्निंग, जिसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जानना है इसको, प्रयास और त्रुटि विधि क्या होता है। मतलब बच्चे को समझ नहीं है कि इस चीज को कैसे करना है। मान लीजिए कोई खिलौना है, रिमोट वाला खिलौना है, ठीक है, उसका एक अगर मान लीजिए कोई खिलौना है, उसमें एक पीछे में बटन दिया गया है, उस बटन को दबाएंगे तो वो खिलौना नाचने लगेगा या उसमें म्यूजिक बजने लगेगा। बच्चे को पता नहीं है इसको बटन को कैसे दबाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, उसे खेल रहा है, उसको पटक रहा है, तोड़ रहा है, इधर उधर कर रहा है, अचानक बटन उस बटन पे उसकी उंगली चल जाती है और बटन से वो खिलौना चलने लगता है। बच्चा देख के खूब खुश हो जाता है। ठीक है, अचानक प्रयास कर रहा था, बार बार उसको चालू करने का प्रयास कर रहा था,
लेकिन अचानक त्रुटि से यानी कि गलती से उस पे उसका हाथ चला जाता है और वह खिलौना चालू हो जाता है। ठीक है, दोबारा फिर वो प्रयास करता है, तुरंत वो अब नहीं जान गया कि इसी बटन को दबाने से फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि करेगा और फिर अचानक से बटन पे हाथ चला जाएगा, फिर वो चालू हो गया, फिर प्रयास करेगा। अब धीरे धीरे जो है उसका प्रयास का टाइमिंग जो है, बार बार जो गलती कर रहा है वो समय कम होते जाएगा। अब पहले की तुलना वह जल्दी क्या करेगा, बटन पे हाथ रख देगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि डायरेक्ट वो बटन पे हाथ रख देगा। उसका प्रयास और त्रुटि करते 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 उसका स्कीमा इतना बन गया कि वह उसको पता चल गया कि यही बटन है, इस बटन को दबाएंगे तो खिलौना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रयास और त्रुटि की अवस्था, जो कि हम लोग लर्निंग चैप्टर में पढ़े। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है कि बच्चा जो है इसमें क्या किस विधि से सीखता है, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि हम लोग का 12 से 18 महीने की अवस्था होता है। प्राय बच्चा किसी भी चीज को प्रयास करता है, गलती करता है, फिर प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा और इस तरह से करते करते बच्चा जो है अंत में कार्य को करना सीख जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रयास और त्रुटि की अवस्था। आप लोग बीएड पढ़े हैं, थॉर्नडाइट का प्रयोग पढ़े हैं, थॉर्नडाइट का प्रयोग पढ़े हैं, जिसमें पिंजरे में कुत्ते को रख दिया जाता है, बाहर में उसका भोजन रख दिया जाता है और पिंजरे पे बार बार वो पंजा मारता है कि उसका जो दरवाजा खुल जाए। अचानक से पंजा उसके ऊपर पड़ जाता है, पढ़ी हैं आप लोग गायत्री पूजा जी? यस मैम। हाँ, अचानक से उसमें इसी को कहते हैं प्रयास और त्रुटि की अवस्था, जो कि हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों में भी यह गुण होता है। प्रयास और त्रुटि विधि के द्वारा बच्चे किसी चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इस अवस्था में उनकी अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है, मतलब अपने शरीर के प्रति। पहले बच्चों को अपने शरीर के प्रति हाथ को पकड़ के मुंह में डालेगा, पैर के अंगूठे को लेके मुंह में डालेगा, ठीक है, ये सारी क्रियाएं ज्यादा करता है। अब बच्चे का अपने शरीर के प्रति रुचि क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है और वे स्वयं कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करने लगता है। अब कोई भी आसपास कुछ भी चीज दिखेगा, उसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, उसको चलाने की कोशिश करेगा, प्रयास और त्रुटि विधि के द्वारा उसमें सीखने की कोशिश करेगा। ये क्रिया बालक इस स्टेज में करने लगते हैं। और बालकों में उत्सुकता यानी कि अभिप्रेरण क्षमता, क्यूरियोसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होता है इस स्टेज में, किसी चीज को जानने की क्षमता, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है और अधिक प्रबल हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी जो है, उसकी उत्सुकता जो है और दिन पर दिन क्या होती है, बढ़ती जाती है तथा उनमें वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराने, अध्ययन करने की प्रवृत्ति और अधिक हो जाती है। अब क्या करेगा, इस स्टेज में बच्चा कभी खिलौने से नहीं खेलता है, इसको खिलौने की आयु नहीं कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा केवल परखता है और जानने की कोशिश करता है कि ये है क्या, इसके अंदर क्या है, तोड़ेगा फोड़ेगा। इस स्टेज के जितने भी बच्चे होंगे, जितना भी खिलौना इनका होगा, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, सारे खिलौने टूटे फूटे ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग उसको जानने की परखने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ फोड़ के ही वो लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये होता है, ये हम लोग का तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। और लास्ट स्टेज जो है हम लोगों का छठा, जो कि हम लोग का अब सेंसरी मोटर स्टेज खत्म हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। अब बच्चा जो है थोड़ा बहुत मेंटल एक्टिविटी करने लगेगा। देखिए ये हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज का लास्ट स्टेज है, आखिरी पड़ाव है। अब इसमें बच्चा जो है मेंटल एक्टिविटी कर रहा है, थोड़ा बहुत इसमें मेंटल एक्टिविटी करने की क्षमता आ जाती है। तो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू मीन्स थ्रू द मेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि दिमागी तौर पर बच्चा जो है अब कुछ कुछ चीजों को इन्वेंट करना चाहता है, नई नई चीजों को खोजने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए ये जो अवस्था होती है हम लोग का 18 से लेकर 24 महीने की अवस्था होती है। 24 महीना यानी कि बच्चा 2 साल का हो गया पूरा ईयर कंप्लीट, 19 से 2 वर्ष। तो 18 से 24 महीने की अवस्था जो है हम लोग का मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था कहलाता है। और यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब बालक मेंटल एक्टिविटी कर रहा है, चिंतन कर रहा है, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है ना, चिंतन करना, विचार करना, कल्पना करना, ये सब हम लोग का मेंटल एक्टिविटी है। तो अब बच्चा जो है इस स्टेज में क्या करता है, चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक, किस अवस्था में बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो बच्चा
सेंसरी मोटर स्टेज के अंतिम पड़ाव में ही चिंतन प्रारंभ कर देता है। सेंसरी मोटर स्टेज का ये अंतिम है, छठा है, ये आखिरी है, 18 से 24 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। देखिए, आप लोग को क्या बताए थे कि चाहे वो हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज हो, चाहे प्री ऑपरेशनल स्टेज हो, चाहे हम लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो, ये तीनों स्टेज तक बच्चों में किसी भी चीज को ठोस रूप से देखकर ही उसको समझने की, अवधारणा बनाने की क्षमता होती है। इसके बाद के स्टेज में बच्चों में जो है काल्पनिक क्षमता आती है। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो स्टेज है, इस स्टेज में बच्चों में एक विशेष प्रकार का गुण होता है। जिस चीज को वो निरंतर देख रहा है, कुछ टाइम के लिए वो उनके आंखों से ओझल हो गया, फिर भी माइंड में उसका स्कीमा या फिर उसका जो इमेज जो है बच्चों के माइंड में बना रहता है। ठीक है, मान लीजिए इतने छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो है 6 महीने के, 7 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के, 12 महीने के बच्चे जो हैं थोड़े दिन के लिए अपनी नानी के घर चले गए, जब अपनी नानी के घर से रिटर्न आते हैं तो अपने घर वालों को नहीं पहचाने, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं या नहीं, आप लोग नोटिस किए हो कभी? हाँ, आप ही का अगर बच्चा है, अब 12 महीना या 13 महीना का बच्चा है, जब तक यहाँ पे था दादा दादी सबको घुला मिला था, सबको पहचानता था, लेकिन वो आप उसको लेके कुछ दिन तक चली गई, 4 महीने तक वहां पे रह गई। अब बच्चा जब रिटर्न आएंगी तो वो बच्चा अपनी दादी को, दादा को, चाचा को पहचाने लगी, क्योंकि उसके स्कीमा में वो चीज नहीं है। वो क्या बोले थे, जब तक वो चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है तभी तक उसके माइंड में उसका ख्याल रहता है। अब उसके सामने नहीं है, वो धीरे धीरे उसके स्कीमा से निकलते जाते हैं, उसके माइंड से वो भूलते जाता है, निकलते जाता है। ठीक है, तो इतना उनमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बच्चों में जो है ना, अब क्या है कि कुछ वस्तुएं जो है उनके सामने नहीं होती, जैसे कि माता ही है, माता उसको दिन भर करती है, हर कार्य उसका करती है। कुछ टाइम के लिए माता जो है घर से 2 घंटे, 4 घंटा, 5 घंटा के लिए निकल गई, ठीक है, तो भी वो माँ उसकी जो स्कीमा से निकलती नहीं है, उसके स्कीमा में मौजूद रहती है। बहुत लंबे टाइम का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट टाइम का बात कर रहे हैं। माँ उसके स्कीमा में रहती है। ठीक है, वो माँ आई, माँ बाहर से ही आवाज दी, वो माँ को देखा नहीं, लेकिन फिर उसको तुरंत याद आ गया कि ये तो मेरी माँ है, वो तुरंत माँ के लिए क्या करेगा, रोने लगेगा। ठीक है, उसके स्कीमा में तुरंत आ गया कि मेरी माँ है। ठीक है, जब तक माँ उसके आंखों के सामने नहीं थी, ओझल थी, तब तक माँ का उसका ख्याल नहीं था बिल्कुल भी। जैसे ही माँ उसके सामने, माँ की आवाज सुन लेता है, अभी इसके सामने प्रेजेंट भी नहीं हुई, इसकी आवाज ही मात्र सुन लेता है, तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, उसकी स्कीमा में तुरंत आ जाता है कि ये मेरी माँ है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, सीधे सीधे उसके सामने नहीं आ रहा है, केवल उसकी माँ का आवाज सुनाई दिया। तो इस गुण को हम लोग वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। इसका गुण कहते हैं वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, और हिंदी में कहेंगे वस्तु स्थायित्व का गुण, यानी कि वह वस्तु उसके सामने नहीं है, फिर भी उसके माइंड में उसकी छवि का जो है, इमेज जो है बना हुआ है, वह उसको भूला नहीं है। जब वह वस्तु की वह आवाज सुनेगा या फिर अचानक वह वस्तु उसके सामने आएगा, वो तुरंत उसको याद आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण। यह गुण भी बच्चों में सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। कौन कौन सा गुण आ गया बच्चों में? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का गुण आ गया, अनुकरण करने का गुण आ गया, केवल 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में। इसके बाद बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज को जानने की, परखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में चिंतन करना भी प्रारंभ कर देते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज के लास्ट स्टेज तक बच्चे चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, यानी कि जो वस्तु उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, आंखों के सामने प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसकी छवि, उसका इमेज जो है उनके माइंड में बना रहता है, और वो उस चीज को जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। समझ में आया वस्तु स्थायित्व का गुण आप लोगों को? पूजा जी, गायत्री जी, यस मैम। नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा भी बच्चों में क्या क्या होता है, तो 3 से 4 महीने की उम्र में यह सोचते हैं कि जब तक कोई वस्तु उनके सामने है, देखिए जब बच्चा, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 12 से 18, 24, सॉरी 18 से 24 महीने की, मच्छर को मारिए तो पहले,
हाथ से मारिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 18 से 24 महीना, यानी कि हम लोग का जो है सेंसरी मोटर स्टेज का लास्ट स्टेज है। लेकिन जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है, 3 से 4 महीने की उम्र में है ये जब बच्चा होता है, तो वो सोचता है कि जब तक कोई वस्तु उसके सामने होती है तब तक ही उसका अस्तित्व बना रहता है। 3 से 4 महीने में, 4 महीने का बच्चा को उसके नानी घर भेज दीजिए, जब वो 1 महीने के बाद भी आएगा ना, तो वो अपने पापा तक को नहीं पहचानेगा कि ये कौन है, पापा के गोद में भी नहीं जाएगा। जब तक उसके सामने वो वस्तु है तभी तक उसका अस्तित्व उसके सामने बना है, तभी तक वो उसको पहचान रहा है, इसके बाद वो उसको नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तब बच्चों में वस्तु अस्तित्व का गुण भी आता है लास्ट स्टेज में, ठीक है। लेकिन जब वस्तु उसके सामने से हट जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है बच्चों। 3 से 4 महीने की हम बात कर रहे हैं। परंतु जब उसका चिंतन अधिक वास्तविक हो जाता है, यानी कि जब देखिए मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज में बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर दिया ना, मेंटल एक्टिविटी करना प्रारंभ कर लिया, तो अब उसका चिंतन जो है वास्तविक चीजों को जानने लगा है, जो रियलिटी है उसको, फैक्ट को जानने लगा है बच्चा। तब उस अवस्था में क्या होता है बच्चा कि अब वो बच्चा क्या सोचता है कि जब वस्तु उसके सामने नहीं भी है तो भी उसका अस्तित्व उसके सामने बना रहता है। माँ उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके माइंड में माँ का इमेज बना हुआ है। माँ क्या होती है, माँ हमारा बहुत केयर करती है, भूख लगता है तो हमें माँ दूध पिलाती है, उसका इमेज बच्चे के माइंड में बना हुआ है, उसको माँ को भूलेगा नहीं। लेकिन 3 से 4 महीने की अवस्था में बच्चा माँ को भी भूल जाएगा। उसको उसके माँ से भी अलग कर दिया जाए तो बच्चा माँ को भूल जाएगा। गुड जॉब। चलिए इस तरह से मार्क करिए। तो इसे भी वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। वस्तु स्थायित्व के गुण में आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ? वस्तु स्थायित्व के गुण में कोई दिक्कत हुआ? 3 से 4 महीने का बच्चा रहेगा अगर, तो बच्चे के सामने अगर उसकी माँ प्रेजेंट नहीं है, माँ को अगर हटा दिया गया तो बच्चा अपनी माँ को भी भूल जाएगा। 1 महीना के लिए या 15 दिन के लिए भी अगर घर से चला गया तो अपने पापा तक को भूल जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 18 से लेके 24 महीने के बिटवीन में आता है, बच्चे में चिंतन क्षमता बढ़ जाती है, बच्चा सोचने लगता है, मेंटल एक्टिविटी करने लगता है। इस स्टेज में बच्चा जो है उसके सामने वो चीज जो है दृष्टिगोचर नहीं भी है तो, ठीक है, उसके सामने, उसके नजरों के सामने प्रेजेंट नहीं भी है तो भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। हुआ ना? पक्का ना? 18 से 12 होगा, 12 से 18 नहीं होगा। आपका ध्यान किधर? 18 से 12 महीना होगा कि 12 से 18 महीना होगा? 12 से 18 आप तो रिवर्स में जा रही हैं, विकास को उल्टा घुमा रही हैं। अभी आप एडल्ट एज में आ गई हैं, आपको फिर से हम किशोरावस्था में भेजना चाहें तो चली जाएंगी? दिमाग 24 चल रहा है, 12 बोल रहे हैं। चलिए, तो ये था हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको 6 भागों में बांटकर किया गया है। ये आप लोग को क्लियर हुआ तो हम आप लोग को अभी मैम थोड़ा सा तीसरा नंबर बताइए तो। पिछला नंबर मीन्स कैसा पिछला नंबर? नहीं समझे हम। 6 भागों में बांटा गया था ना। अच्छा, 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों का नाम बताएं। चलिए आप लोग बताइए। नाम नहीं पहला क्या मैम, था? ये तीसरा नंबर में क्या बताए थे ना, उसके बारे में थोड़ा सा और एक बार बताइए तो। तीसरे में क्या बताए थे? थर्ड में? थर्ड में हाँ हम लोग का था गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तीसरा जो था हम लोग का गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। इसमें बच्चा जो होता है ना, अब किसी चीज को 4 से 8 महीने की अवस्था यह होता है, अब बच्चा जो है किसी चीज को क्या करेगा, क्योंकि अब बुड़क के चलने लगता है, किसी चीज को पकड़ के खड़ा होने लगता है, तो अपने आसपास जो कुछ भी वस्तुएं देखेगा उसको उलट पुलट कर देखेगा। अब उसका अपने शरीर के प्रति ध्यान ज्यादा नहीं रहेगा। अब उसके आसपास जो कुछ भी वस्तुएं हैं, चाहे वो मम्मी का ड्रेसिंग हो, चाहे खिलौने हो, चाहे बर्तन हो, इन सब को बच्चा पटक कर, उलट कर, पलट कर, ये सब करके देखना चाहेगा, ठीक है। और बच्चा वो क्रिया ज्यादा करते देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे स्टेज में जो बर्तन भी बजाते हैं, दूसरे बोल रहे हैं कि नहीं बजाओ नहीं बजाओ, लेकिन बच्चा जब जानबूझ के बजाया जा रहा है। और इस स्टेज में बच्चे जो है ऐसी क्रियाएं ज्यादा करते हैं जिनको करने में उनको बहुत ज्यादा आनंद आता है या मजा आता है, तो बच्चे जो है उसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं। अब थाली या चम्मच ले लिया और बजाया जा रहा है, बजा रहा है, बजके जा रहा है,
क्योंकि उनको उसको चीज को करने में मजा आ रहा है। इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, चीजों को उलट बार बार उसी काम को दोहराना। हाँ, प्राइमरी में भी दोहराता है और सेकेंडरी में भी दोहराता है। अब वो के लिए दूसरे समान दिया नहीं, सेकेंडरी में फर्क ये है, प्राइमरी में बच्चा जो है, प्राइमरी आपका 1 से 4 महीने का है। अब बच्चा गुटक कर चलना वलना नहीं सीखता है उस समय। इस समय बच्चा गुटक कर चलना सीख जाता है, किसी चीज को पकड़कर खड़ा होना सीख जाएगा। तो बच्चा इस प्रकार की एक्टिविटीज करने लगता है 4 से 8 में। ठीक है, पहला हम लोग का था प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज इसको कहते हैं। दूसरा था प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज कहेंगे। थर्ड था हम लोग का सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसको गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहते हैं। चौथा था हम लोग को गौण एस्टिमेटा के समन्वय की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, अनुकरण करने की क्षमता आ जाता है, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में समानीकरण करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, ये हम लोग का फोर्थ था गौण एस्टिमेटा के समन्वय की अवस्था। फिफ्थ था हम लोग का तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करता है, त्रुटि और प्रयास के द्वारा किसी चीज को करने की कोशिश करता है। हाल अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है, देख रही है। पहले में बच्चा जो कुछ भी करेगा रिएक्शन होगा, उसके प्रति बच्चा रिएक्ट करेगा। भूख लगेगी बच्चा रिएक्ट करेगा, ठीक है, खुश होगा बच्चा रिएक्ट करेगा, आपको कोई ना कोई रिएक्शन देगा। दूसरा जो था, इसमें बच्चे में क्या होता था, दोहराई जाने की प्रवृत्ति होती थी। तीसरा में भी बच्चे में दोहराई जाने की प्रवृत्ति होगी, अपने आसपास की चीजों को वो क्या करेगा, उलट पुलट कर देखेगा। लेकिन दूसरे में और तीसरे में अंतर क्या है, दूसरे में बच्चा जो है बेड पे है, उसको गुटक के चलने हैं, उस समय उसको बैठने भी सही से नहीं आता है, बैठाया जाएगा तो लुढ़क जाएगा। अपने शरीर से एक्टिविटी करेगा, बार बार अंगूठे को मुंह में लेगा, पैर के अंगूठे को मुंह में लेगी, चूसने की कोशिश करेगा, अपने ही बालों को खींचने की कोशिश करेगा, इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है। और थर्ड में क्या करता है बच्चा, अब बच्चा गुटक कर चलने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने लगेगा, तो वस्तुओं को उलट पुलट कर देखेगा, वैसे काम करेगा जिसको करने में उसको बार बार मजा आ रहा है। उस काम को बार बार वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ पे भी रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शारीरिक रूप से वो फुर फुर करेंगे तो बार बार फुर फुर थूक निकालेगा, तो बार बार वो एक्टिविटी करेगा। ठीक है, हंसेंगे तो बार बार हंसेगा। फोर्थ में हम लोग का है गौण एस्टिमेटा के समन्वय की अवस्था, इसको हम लोग, इसमें बच्चों में लक्ष्य निर्देशित गुण आ जाते हैं। ये हम लोग का हो जाता है 8 से 12 महीने की अवस्था। इसमें बच्चा जो है अनुकरण करना प्रारंभ कर लेता है। इसमें बच्चा जो है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में समानीकरण करना प्रारंभ कर देता है। फिफ्थ बोला था हम लोग का तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस स्टेज में बच्चों में जो है त्रुटि और प्रयास के द्वारा बहुत कुछ बच्चा जो है करना सीख जाता है, और बच्चे में किसी चीज को जानने की इच्छा बहुत ज्यादा, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। और सिक्स हम लोग का लास्ट जो था, ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में बच्चे में जो है मेंटल एक्टिविटी करना प्रारंभ, इसका नाम ही है हम लोग का मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। अब बच्चा मेंटल एक्टिविटी करना प्रारंभ कर देगा, प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, विकास नहीं हो रहा है, देखिएगा प्रारंभ और विकास में अंतर हो रहा है। इस स्टेज में बच्चों में चिंतन करना बच्चे प्रारंभ कर देते हैं, शुरुआती दौर है ये। ऐसा नहीं है कि अब बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर दिया तो बड़े बड़े टॉपिक पे चिंतन कर रहा है, नहीं, वो अपने एज के अनुसार छोटी छोटी चीजों पे, अपने एज ग्रुप के अनुसार। तो चिंतन करना बच्चा प्रारंभ करता है, चिंतन का उसका विकास नहीं होता है, याद रखिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। विकास होना यानी कि बच्चा जो है पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है, और प्रारंभ करना यानी कि उसका शुरुआती दौर है। इसी स्टेज में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, यानी कि जो वस्तु उसके सामने नजर के सामने उपस्थित नहीं भी है, तो भी उस वस्तु का अस्तित्व उसके माइंड में बना रहता है। इसको वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। इतना तक था हम लोग का केवल सेंसरी मोटर स्टेज। क्लियर हुआ? इसको आप लोग अपना अपना आप लोग मेल भेज दीजिएगा, इसको पीडीएफ आप लोग में चला जाएगा, और इसको एक बार जरूर घर में पढ़िएगा। हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसको जाके कम से कम एक बार जरूर टाइम निकाल के पढ़िए। ठीक है, हम आप लोग को रटने के लिए नहीं बोला, इसको रटना भी नहीं है, इसको लॉजिकल बेस सब सॉल्व करना है। बस आप लोग को क्या करना है, एक बार जाके घर में रिवीजन करना है। ये दूसरा है, मेरे से नहीं है। चलिए, निशांत जी तो चले गए, उनका ये पूरा टॉपिक गया, कुछ भी नहीं सुने।
इसके बाद हम लोग का सेकंड स्टेज क्या था बताइए तो? प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी का फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी नाम भी याद बोलिए पूजा जी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कब से कब तक की अवस्था गायत्री जी? एक बार बोलिए। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र क्या होता है गायत्री जी? भूल जाएंगी तब पढ़ाते 2 से 7 वर्ष तक। 2 नहीं, से थ्री 7। हाँ पूजा जी बताइए, आप अपना बताइए। 3 से 7, 3 से 3 से 7। कैसे स्टार्ट होगा? 0 से 2 वर्ष तो हम लोग का सेंसरी मोटर स्टेज आ गया, तो 3 कैसे हो जाएगा? 2 से ही स्टार्ट होगा, 2 से 7। यहाँ पे 2 खत्म हुआ, 24 वर्ष तक था ना, 24 वर्ष तक था ना, यहाँ पे 2 खत्म हो गया, 2 से 7 वर्ष प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इस स्टेज में बच्चों का मेंटल एक्टिविटी अब थोड़ा और ज्यादा ग्रोथ करेगा, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे जो है और क्या क्या चीजें सीखेंगे। टाइम हो गया, आप लोग और आधा घंटा हमको दीजिएगा, आप लोगों को डिपेंड करता है। और आधा घंटा दीजिएगा गायत्री जी, पूजा जी। यस मैम। पूजा जी कुछ नहीं रिप्लाई दी। यस मैम। ओके चलिए, और आधा घंटा दीजिए, एटलीस्ट 2 टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए तो कल 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो प्याजे जी खत्म, ठीक है। चलिए दूसरा था हम लोग का प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था। ये हम लोग का संज्ञानात्मक विकास का सेकंड स्टेज है, दूसरा स्टेज इसको कहेंगे। 2 से 7 वर्ष की अवस्था दूसरी अवस्था। और यह अवस्था आप देखिए, नोटिस कीजिए, 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था किस स्टेज के अंतर्गत आ रहा है? हम लोग विकास टॉपिक पढ़े थे। विकास में हम लोग बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटे थे, पहला 2 वर्ष से 6 वर्ष और फिर दूसरा 6 से 12। तो ये किस स्टेज के अंतर्गत आ रहा है? पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? हाँ, पूर्व बाल्यावस्था। ये हम लोग का जो उम्र होता है प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाएगा? आप मैच कीजिए, 2 से 6, 2 से 7 पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। और इस अवस्था में संकेतात्मक कार्य ताकि भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। अब बच्चे जो है भाषा सीख जाते हैं। 2 वर्ष में बच्चे जो है लगभग 2 वर्ष के बच्चे बहुत सारे शब्दों को 272 शब्दों को बच्चे सीख जाते हैं, बोलने लगते, बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो बच्चों का भाषाई ज्ञान हो जाता है, सांकेतिक ज्ञान बच्चों को हो जाता है। संकेत के माध्यम से बच्चे कुछ भी बोलने या बताने लगते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था को प्याजे जी ने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। इस अवस्था को प्याजे जी ने 2 भागों में बांटा है। एक है हम लोग का प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जिसको प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कहते हैं, और दूसरा है हम लोग का अंतरदर्शी अवधि, ठीक है। इनिटिएटिव हम लोग का पीरियड कहलाता है। सेकंड वाला अंतरदर्शी अवधि को इनिटिएटिव पीरियड कहते हैं और फर्स्ट वाले को प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग का प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, देखिए इसमें क्या होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, दोबारा बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अब उस स्टेज का भी 4 भाग है फिर उसका भी 4 भाग है, इसको ऐसे इस समय घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो होता है हम लोगों का, इसको टोटल हो गया हम लोग का एज हो गया 2 से 7, 2 से 7 को 2 भागों में बांट दिया। पहला हम लोग का प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और दूसरा जो है हम लोगों का अंतरदर्शी अवधि। तो इस दोनों को 2 भागों में बांट दिया तो एज भी तो 2 भागों में बटेगा। तो पहला जो हम लोग का प्राक संप्रत्यात्मक अवधि है उसको 2 से 4 भागों में बांट, जो हम लोग का प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो है वो 2 से
4 साल की अवस्था हो गया। 2 से 4 साल तक के बच्चे जो है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में रहते हैं और 4 से 7 साल के बच्चे अंतर्दर्शी अवस्था के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, 4 से 7 अंतर्दर्शी अवस्था के अंतर्गत चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में परिवर्तन की अवस्था होती है। इसमें बच्चों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि अब बच्चों में स्कीमा का निर्माण हो रहा है, बच्चों में संज्ञान का निर्माण हो रहा है, बच्चे किसी चीज को समझ रहे हैं। चिंतन करना बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज से ही प्रारंभ कर दिए थे। अब चिंतन की क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, विकसित होती जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग, जिसे हम लोग खोज की अवस्था भी कहा जाता है। अब बच्चे जो है उसमें हम लोग क्या देखे थे कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, खिलौनों को लेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, पटकेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को इस अवस्था को खोजी अवस्था भी कहते हैं। कोई वस्तु उसकी छुपा दीजिए, कोई खिलौना छुपा दीजिए, वो खोज के ही दम देगा। ठीक है, या फिर कोई खिलौना दे दीजिए, उसको तोड़ फोड़ के उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या लगा हुआ है, सब उसको खोजने की कोशिश करेगा। इसीलिए प्याजे जी बच्चों को नन्हा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, तो उसको कोई बता रहा है कि इसमें देखो तार जुड़ा हुआ है, ये वायर लगा हुआ है, इसकी वजह से दरवाजा खुलता है, नहीं, वो खुद से सब चीज करता है, किसी के हेल्प नहीं होता है, वो खुद से सब कुछ करता है। तो इसको खोज की अवस्था भी कहा जाता है। हाँ, हम लोग का प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था को बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों, कैसे, जैसे प्रश्नों को जानने की कोशिश करता है। इस स्टेज में बच्चों को देखिएगा ना, उन लोगों को नए नए शब्दों का ज्ञान होता है, बोलना शुरू करते हैं तो आपसे 50 प्रश्न करेंगे, 50 प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये क्या है, तो बॉल है, ये बॉल गोल क्यों है, ठीक है, इसको फेंकने से ये उछलता क्यों है, मतलब उसमें 50 आपसे वो प्रश्न करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो आपसे 50 प्रश्न। आसमान में चांद, मम्मी चांद घूम क्यों रहा है, चांद हम लोग चल रहे हैं तो चांद चल क्यों रहा है, ठीक है, मम्मी हम लोग रुक गए तो चांद रुक कैसे गया। मतलब बहुत सारे प्रश्न उनके मन में होते हैं और बहुत सारे प्रश्नों को वो क्या करता है, सामने वाले के सामने रखता है। और जब भी बच्चे इस तरह के प्रश्न रख के, बच्चों के अंदर जब क्यूरियोसिटी होती है, जब प्रश्न रखते हैं, तो हमें उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। उनकी इच्छाओं को हमें शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, हमको उनको नॉलेज देना चाहिए। ठीक है, चाहे उन्हीं की लेवल का क्यों ना हो। अब चांद गोल है, चांद हम लोग का क्यों घूम रहा है, हम उसको पूरा डिटेल उतने स्टेज के बच्चों को तो नहीं बता पाएंगे ना, कि हमारी पृथ्वी घूम रही है इसीलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि चांद घूम रही है, चांद हमारी पृथ्वी, उतना डिटेल हम लोग नहीं बताएंगे। हम लोग उसके लेवल में, उसके अनुसार उस चीज को वो बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, बहुत सारे उनके मन में प्रश्न होते हैं, जानने के लिए बच्चा जो है बहुत ही रुचिपूर्ण रहता है। वे जिस भी कार्य को अन्य लोगों के द्वारा करते या होते हुए देखेगा, उसी कार्य को करने लगेगा। अब छोटा भाई बहन है, पढ़ रहा है, वो भी कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ जाएगा। ये कौन सा स्टेज है, स्कूल जाने से पहले की अवस्था। ठीक है, देखिएगा घर में बड़े अगर अपने पेरेंट्स का पैर दबा रहे हैं या उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो भी उसको वैसे ही करेगा। अगर अपने बड़े, उसके जो उसके माता पिता अपने बड़ों से गलत शब्दों में बात कर रहे हैं, तो वो भी उसी चीज को रिपीट करेगा, उस चीज को देखेगा, उसी चीज को सीखेगा। तो बच्चों में क्या होता है, किसी भी कार्य को करने या देखने की उनमें जो है जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है और उसको वो नकल करेगा। इसीलिए कहा जाता है इस स्टेज में बच्चों में ना नैतिकता का विकास हो जाता है। बच्चे जो है इसी स्टेज में नैतिक चीजों को सीखते हैं। अगर आप बच्चों के सामने गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, बच्चा उसका अनुकरण करेगा, नकल करेगा, वो भी गलत शब्द बोलेगा। ठीक है, अगर गलत बिहेव करेंगे अपने बड़ों के साथ, तो वो बच्चा वह भी, और यही जो इस स्टेज में बच्चे में जो नैतिकता आती है, नैतिक गुण आता है, वो उसका अंतिम पड़ाव तक रहता है। ये उसका बेसिक होता है सीखने का दौर। ठीक है, तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। लड़के अपने बड़े भाई तथा पिता की तरह किताब या समाचार पत्र को पढ़ने तथा लड़कियां अपनी माँ की तरह, देखिएगा लड़कियां, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी हम भी रोटी बनाएंगे। आजकल तो बेटे भी बोलते हैं कि रोटी बनाएंगे, मम्मी के साथ आके सब्जी काटेंगे। वो क्या कर रहे हैं, माँ पापा का देख के नकल करने की कोशिश करते हैं। जो वो करेंगे वही चीज वो करने की का प्रयत्न करेंगे। तो ये हम लोग का क्या होता है, नकल करने की उनमें प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। प्रवृत्ति अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व रहता है। भाषा का विकास हो गया, अब किसी चीज को वो शब्दों के माध्यम से बोल रहे हैं। तो 2 वर्ष का बालक जो है लगभग 200 शब्दों को समझ जाता है, 200 शब्दों का उसका ज्ञान हो जाता है।
और जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें 6000 शब्दों की समझ हो जाती है बच्चों में। 6000 शब्द जो है बच्चे बोल सकते हैं, या फिर उसका जो है उस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है ये बच्चे जान सकते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का अधिकतम विकास हो जाता है। बच्चे जो है पूर्ण रूप से, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या बच्चे ब्लाइंड होके जाते हैं? बच्चों के पास अपना खुद का एक लैंग्वेज, इसके अलावा एक दूसरा लैंग्वेज, 2 भाषाओं का ज्ञान तो बच्चे स्कूल लेकर जाते ही हैं। बच्चे कभी भी स्कूल जाते हैं तो ब्लैंक नहीं जाते हैं, कोरा कागज के रूप में नहीं जाते हैं। उनको बहुत कुछ का ज्ञान होता है, अपनी एक मातृभाषा का उनको ज्ञान होता है, प्लस एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी होता है हिंदी, क्योंकि प्राय उस शब्द का उनको ज्ञान होता है। ठीक है, अक्षरों का थोड़ा बहुत, क्योंकि माता पिता ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है और उसको कुछ ना कुछ अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इतना ज्ञान लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं, ब्लैंक होके कभी भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिसको बोलने नहीं आ रहा है, उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, एकदम ऐसा कभी भी बच्चा कोई नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। अच्छा रहने, इसको ना यहीं तक रहने दीजिए, बाकी का हम लोग इसको कल करेंगे। 45 हो गया, और सबसे बड़ी बात, बोलते बोलते मेरे जबड़े में दर्द हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अभी और बहुत है, और एक दिन में ही इसको समझना ज्यादा अच्छा है। अब आधा आधा आज और आधा कल बताएंगे तो गड़बड़ हो जाए। ये एक टॉपिक को एक दिन में समझा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी का हम लोग कल करते हैं। ये जो हम लोग का प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, सेकंड स्टेज, इस सेकंड स्टेज को हम लोग कल पूरा समझेंगे। इसके बाद हम लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक रह जाएगा, और मूर्त, ये 2 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्याजे जी का सिद्धांत, प्याजे जी का शैक्षिक उपयोग, प्याजे जी का किन किन चीजों में उनका क्रिटिसाइज किया गया, उनकी आलोचना की गई है, ये हम लोग जानेंगे। हाँ, और 2 दिन लगेगा, 2 दिन 3 दिन लगेगा तो प्याजे जी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग वाइगोस्कीटी पे आएंगे। चलिए, अभी तक आप लोग का एग्जाम का डेट आप लोग को पता चला? यस मैम। कब है? 29 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक। नहीं, आपका डेट कब का दिया है वो तो हम लोग का पता है कि 1 मंथ तक एग्जाम चलेगा। आपको अपना डेट पता चला? 29 नहीं दिसंबर मैम, से नहीं पता नहीं होगा, किए मैम। 16 दिसंबर से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 16 दिसंबर से? हाँ, एग्जाम तो 16 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। आज 14 हो गया ना, कल नहीं परसों से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। उसमें आप लोगों का डेट कौन सा है? अच्छा, हम मैम देखे नहीं। आप लोग को हम ये प्याजे जी करवाने के बाद पता नहीं आप लोग का टॉपिक क्लियर नहीं हो गया। एक काम करते हैं, आप लोग को ना हम हिंदी लैंग्वेज पूरा का पूरा पीडीएफ बना के भेज देंगे, हिंदी वाला। और हिंदी में हम आप लोग को कुछ ट्रिक बता देंगे कि एटलीस्ट उसमें तो आप लोग कुछ मार्क्स उठा पाए। ठीक है, हिंदी हम आप लोगों को करवा देंगे, हम उसको हिंदी को आप लोग को पूरा नहीं समझाएंगे। हम हिंदी का आप लोगों को पूरा नोट्स भेज देंगे, और उसमें क्या क्या ट्रिक है वो ट्रिक बता देंगे, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करके 25-26 नंबर उसमें उठा सके। ठीक है, ये प्याजे जी कल ही कंप्लीट हो जाए, प्याजे जी कंप्लीट हो जाने। और एक दिन कंटिन्यू हम लोग ईवीएस का क्लास लेंगे पूरा, 2 से 3 दिन कंटिन्यू ईवीएस का क्लास लेंगे, ताकि ईवीएस हम लोग का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हम उसी को आप लोग को शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी आप लोग को एग्जाम देना है। छोटे छोटे टॉपिक आप लोग खुद से भी माइंड लगा के सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, वो थ्योरी बेस्ड वाला टॉपिक हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, फिर मीटिंग ऑफ करें। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।